हर टीम की ख्वाहिश होती है कि उनके पास ऐसा प्लेयर हो जो टॉप 5 या 6 में बल्लेबाजी भी कर सके और एक फ्रंट लाइन बॉलर की भी जिम्मेदारी निभा सके। इस खोज में टीम्स कभी कभी कॉमन सेंस से भी नाता तोड़ देती हैं। ये आइडिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर ऐसा प्लेयर मिल जाए तो टीम में एक एक्स्ट्रा बैटर या बॉलर ऐड किया जा सकता है, जिससे लाइनअप में फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। और हाँ, आमतौर से ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कि उस प्लेयर को एक बैटर या बॉलर दोनों के तौर पर पिक किया जा सके, यानी दोनों रोल्स में वो काफी हैंडी हो। लेकिन गेम की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हुए हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली ये लेवल बनाए रखा हो, और अब ये इतना देखने को नहीं मिलता। हम बार बार इस बारे में बात करते हैं, फिर भी चीजें वैसी की वैसी ही रहती है। और वैसे एक हफ्ते पहले ही वॉशिंगटन सुंदर ने दिल्ली के खिलाफ 152 रन बनाए थे, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने 18 नाबाद और 21 बनाए। वॉशिंगटन सुंदर का एक ऑलराउंडर के तौर पर जो भी चैलेंज है, वो शायद उनकी बैटिंग से ही जुड़ा हुआ है। उनके करियर की शुरुआत तो बहुत ही धीमी हुई थी, और फिर उतना प्रोग्रेस भी नहीं हुआ, तो हमेशा कैचअप मोड में ही खेलते रहे। लेकिन उनका ऐसा कोई सीजन नहीं रहा जिसमें उनका बैटिंग एवरेज माइंड ब्लोइंग हो। ना ही कंसिस्टेंटली 55, 65 या 70 के एवरेज वाले सीजन आए। क्योंकि एक ऑलराउंडर के तौर पर कंपटीशन उन प्लेयर से होता है जो उस पोजीशन में स्पेशलिस्ट होते हैं। वो लोग सालों साल लगाते हैं उस लेवल तक पहुंचने में, और अब वो कंट्री के लिए पिक होने ही वाले होते हैं। यही तो आपकी कंपटीशन है। वही दूसरी तरफ एक ऑलराउंडर के तौर पर आप जनरली वो होते हैं जिसने शायद इतने साल बैटिंग पर फोकस नहीं किया, और शायद बैटिंग ऑर्डर में भी ऊपर नीचे होते रहे हो सकता है आपने उतने घंटे भी बैटिंग पर नहीं लगाए हों, क्योंकि नेट्स में बॉलिंग पर मेन फोकस रहता है। ये पूरी तरह से अलग रोल है। जिस पोजीशन के लिए आप compete कर रहे हैं, वहां आपके कॉम्पिटिटर की एवरेज 55 की है और आपकी 35 या 37 के आसपास। और ये तो फेयर कंपटीशन नहीं हुआ। तो जैसे ही आप फेल होते हैं तो लोग कहते हैं बस अब नहीं, और जब दूसरे फेल होते हैं तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, उनकी एवरेज तो 55 है। लेकिन ऑलराउंडर्स हमेशा इस कॉन्वर्सेशन में रहते हैं, सिर्फ एक मैजिकल शब्द की वजह से, पोटेंशियल। अगर ये चल गया और ये प्लेयर आपकी टॉप 6 में बल्लेबाजी कर सकते हो, तो इंस्टेंटली टीम को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये एक बोनस की तरह है। इसी वजह से आप उन पर थोड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं। अब वापस वॉशिंगटन सुंदर पर आते हैं। इस इंडियन लाइनअप में वो कितनी ऊपर बैटिंग कर सकते हैं? शायद नंबर 8। तो वो थोड़ा और स्टेबिलिटी ऐड कर रहे होंगे। हाँ, उनकी स्पिन बॉलिंग में पोटेंशियल है, लेकिन टीम के पास फर्स्ट चॉइस ऑप्शंस में उनसे आगे कई प्लेयर्स पहले से ही मौजूद हैं। हमें लगता है कि किसी ने नोटिस किया कि सुंदर ने अपनी बॉलिंग में कुछ इंपैक्टफुल बदलाव किए हैं, और फिर नॉर्मल सिलेक्शन चांस लिया गया, क्योंकि वो नेट्स में अच्छी गेंदबाजी कर रहे होंगे और टीम को ऐसे एक प्लेयर की जरूरत भी थी। तो पहले की तरह उन्हें फिफ्थ बॉलर की तरह नहीं सेलेक्ट किया गया। सच कहे तो वो सही थे। वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग में ये नहीं लगा कि अश्विन के अंडरस्टडी हो। उन्होंने वैसी बॉलिंग की जैसे वो फर्स्ट चॉइस हो, जैसे उन्हें इस टीम में एक बॉलर के तौर पर ही होना चाहिए था। ये काफी अलग था बाकी मैचेस से, जहां अश्विन के प्लेइंग 11 में होने पर उन्हें गेंदबाजी तभी मिलती जब अश्विन को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता। अब बैटिंग में भी उनका रोल टीम को नंबर 9 तक डेप्थ देने का होता। हालांकि बैटिंग ऑर्डर को इतना डीप करने से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि पुणे टेस्ट में वॉशिंगटन ने जिस तरह की बॉलिंग की, उससे अपनी बॉलिंग के दम पे ही टीम में जगह डिजर्व करते थे। और जैसे हमने पहले भी कहा, एक बैटिंग ऑलराउंडर बनना बहुत बड़ा और मुश्किल चैलेंज है। इमरान खान, डैनियल विटोरी या चाहे सैम करन को ही देख लें, ये सभी सक्सेसफुल टेस्ट ऑलराउंडर्स रहे हैं। उन्हें भी अपनी दूसरी स्किल को उस स्तर तक पहुंचाने में बहुत वक्त लग गया। वॉशिंगटन सुंदर को पहले गेंदबाजी करते हुए देखकर लगता था कि उनमें टैलेंट तो है, लेकिन शायद वो अपनी गेंदबाजी पर इतना काम नहीं कर पाए हैं, या जैसे वो एक होल्डिंग बॉलर हो जो सिचुएशन में काम आ सकते हैं पर कोई एक्स्ट्रा एज नहीं देते। लेकिन पुणे टेस्ट में हमने वो बॉलर नहीं देखा। इस मैच में वो पूरी तरह से रियल डील लगे। उनकी बॉलिंग की शायद सबसे खास बात उनकी पेस मिक्स करने की एबिलिटी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। शायद ये आसान लगे क्योंकि हम अश्विन और जडेजा को ये हमेशा करते देखते हैं, लेकिन नॉर्मल स्पिनर्स इतनी आसानी से और इतने इफेक्टिवली ये नहीं कर पाते। उनकी बेस्ट डिलीवरीज काफ़ी तेज थी, जैसे घातक, लेकिन फिर उनके पास खास स्लो बॉल्स भी थी जिन्हें वो खास सिचुएशंस में और खास बैटर्स के लिए यूज़ करते थे। बिना कुछ इन बिटवीन दिए अपनी पेस को 7 से 8 किलोमीटर पर आवर से वेरी करना सिर्फ टैक्टिकल अवेयरनेस ही नहीं, बल्कि हाई स्किल लेवल भी दिखाता है। इसकी कई एग्जाम्पल्स हैं। पहले बात ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ की गई उनकी गेंदबाजी की करते हैं। अब या तो उन्हें बहुत अच्छा प्लान मिला था या उन्होंने खुद ही ये स्ट्रैटेजी बनाई थी।
बात जो भी हो, वॉशिंगटन सुंदर ने लाइन और लेंथ से फिलिप्स को बांध कर रखा। ना कोई विथ दी, ना ही ओवर पिच्ड या अंडर पिच्ड बॉल फेंकी। बस ऐसे गेंदबाजी की कि ग्लेन फिलिप्स को अपने हाथ खोलने का मौका ही ना मिले। वॉशिंगटन सुंदर ने ग्लेन फिलिप्स को क्रीज पर इतना बांध कर रखा कि वो काफी देर तक कोई शॉट नहीं खेल पाए। कभी कभी वो स्लो बॉल भी डालते और वही डिलीवरीज थी जिन पर फिलिप्स ने शॉट मारने की कोशिश की। एक बार वो स्लॉग स्वीप पर आउट हो सकते थे। खैर, आखिर में फिलिप्स को समझ नहीं आया कि क्या करें और उन्होंने एक बहुत ही खराब शॉट खेली जब लॉन्ग ऑन उनसे 40 से 50 मीटर दूर था। ग्लेन फिलिप्स इतने कंफ्यूज थे कि वो शॉट में पूरी ताकत भी नहीं लगा पाए, बस हल्के से बॉल को लॉन्ग ऑन की तरफ मार दिया। फिलिप्स जो नॉर्मली स्कोर और हिट करना पसंद करते हैं, वॉशिंगटन सुंदर के सामने ना तो हिट ही कर पाए और ना ही स्कोर कर पाए। इस विकेट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इसमें पिच से कोई खास मदद नहीं थी, ना ही कोई टर्न या बाउंस हो रहा था। सुंदर ने सिर्फ इंटेलिजेंट बॉलिंग से ये विकेट लिया, डार्ट कर करके बॉल फेंकते रहे। अब कुलदीप यादव की बात करनी तो बनती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुलदीप एक शानदार बॉलर है और शायद बाकी टीम्स में तो वो स्टार्टिंग बॉलर होते। भारत के पास इतने स्पिनर्स हैं कि एक स्टेज पर अक्षर पटेल का बॉलिंग एवरेज नेगेटिव में था और फिर भी टीम में जगह नहीं मिलती। हमें सच में समझ नहीं आया कि कुलदीप को क्यों ड्रॉप किया गया, क्योंकि पिछले टेस्ट में न्यूजीलैंड के बैटर्स ने उन्हें सही से नहीं पढ़ा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक्सेप्शनल बॉलिंग की हो, लेकिन उनकी बॉलिंग खराब भी नहीं थी, खासकर उस पिच पर जो स्पिनर्स को बिल्कुल फेवर नहीं कर रही थी। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप करना मुश्किल है क्योंकि उस पिच से तो स्पिनर्स को मदद मिल ही नहीं रही थी। अगर कुलदीप इस गेम में खेलते तो उन्हें एक ऐसी विकेट मिलती जो उनके स्टाइल के करीब थी। तो यहाँ वॉशिंगटन सुंदर की किस्मत ने उनका साथ दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब वॉशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग की शुरुआत की तो बॉल एक्चुअली ज्यादा स्पिन होने लगी। अश्विन ने पहले ही एक फ्लैट पिच पर हैवी लिफ्टिंग कर दी थी और उस पे उन्हें थोड़ा ही टर्न मिला। अश्विन ने शुरुआती विकेट्स लिए और सबसे इंप्रेसिव बॉलर लगे। फिर जब वो थकने लगे, वॉशिंगटन और जडेजा की बॉलिंग आई, तभी बॉल टर्न करना शुरू हुआ। हाँ, जडेजा ने इस दौरान विकेट्स नहीं लिए, तो वॉशिंगटन का प्रदर्शन काबिले तारीफ है। इस पिच पर तो बॉल काफी स्पिन कर रही थी, बिल्कुल वैसा सरफेस जहां हमें लगा कि न्यूजीलैंड के बैटर्स को मुश्किल होगी। जैसे रचिन रविंद्रा की डिसमिसल को ही ले लीजिए, उन्हें एक ऐसे बॉल पर बोल्ड किया गया जो पूरे 6 डिग्री टर्न हुई। दिन के पहले हिस्से में कभी कभी ही बॉल्स इतने एंगल पर टर्न हो रही थी, लेकिन बाद में जब वॉशिंगटन बॉलिंग कर रहे थे तो वो कंसिस्टेंटली 6 डिग्रीज टर्न कर रही थी। सच कहें तो रविंद्रा वाली वो डिलीवरी किसी ड्रीम बॉल से कम नहीं थी। फिर सऊदी का विकेट भी खास था। पहले टेस्ट में सऊदी ने अच्छे रन्स बनाए थे, भले ही बिल्कुल अलग सिचुएशन में, पर यहाँ वॉशिंगटन ने उन्हें अराउंड द विकेट आकर स्ट्रेट बॉल डालनी शुरू कर दी और सऊदी उस एंगल पर पूरी तरह से क्लूलेस लगने लगे। रविंद्रा का विकेट जहां एक लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ड्रीम बॉल था, वही सऊदी का डिसमिसल परफेक्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का कमाल था। यही तो वेरिएशंस हैं जो हर बॉलर को चाहिए होते हैं। अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से किसी ऑफ स्पिनर के लिए एक ड्रीम सिनेरियो की बात करें तो वो हमेशा एक जैसा होता है। वो ऑफ स्पिन डाल रहे होते हैं, बॉल में हल्का सा ड्रिफ्ट होता है जिससे बैटर का हाथ आउटसाइड द लाइन चला जाता है और फिर बॉल अंदर आकर सीधे मिडिल स्टंप पर लगती है। ब्लंडल के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो एक ड्रीम बॉल थी, बिल्कुल परफेक्ट। अब यह सवाल है कि क्या वॉशिंगटन सुंदर इस कंसिस्टेंसी को दोहरा सकते हैं, या सिर्फ ये बस एक अच्छा मैच था जिसमें लक ने उनका साथ दिया, या ये वो है जो हमें हमेशा लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर बन सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को पोटेंशियल टैग से आगे बढ़ने के लिए ऐसे और ड्रीम बॉल्स और ऐसे कई ड्रीम डेज की जरूरत होगी।